सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज कार्डियक मसल. इसके पहले जो थे वो दो टाइप हमने देखे, स्ट्राइटेड मसल्स एंड नॉन स्ट्राइटेड मसल्स. स्ट्राइटेड मसल्स उसी को हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स विच आर एसोसिएटेड विद द स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है, या एनिमल स्केलेटन ना. उसमें स्ट्राइएशंस दिखते हैं यानी बैंड्स दिखते हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड. जो हमने सार्कोमियर का स्ट्रक्चर स्टडी किया था उसमें मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया है. दैट इज व्हाई those kind of muscle tissue are called as striated muscles. striated muscles जो होते हैं उनमें actions जो होते हैं वो एकदम quick होते हैं, quick action होता है उसका हमेशा. whereas smooth muscles जो होते हैं उनमें हमको striations यानी जो ये dark band, light band है ये दिखाई नहीं देते हैं. so that is why we call them as non-striated muscles. बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है, एक तो स्ट्राइएशंस का होता है, दूसरा होता है जो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स है या स्मूथ मसल्स हम जिसको बोलते हैं, उनमें जो एक्शन होती है वो एकदम स्लो एंड सस्टेन्ड होती है, धीरे धीरे होती है, जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट होती है. दैट इज द एग्जांपल ऑफ मूवमेंट ऑफ नॉन स्ट्राइटेड मसल्स बिकॉज द इंटेस्टाइन्स और द ब्लड वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. दीज आर द टू मेजर डिफरेंसेस इन दीज टू टाइप्स. अनदर वन जो था वो था न्यूक्लियस का. जो स्केलेटल मसल्स है उनमें मोर देन वन न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट. इन स्मूथ मसल्स सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द मसल फाइबर. राइट, ये दोनों का जस्ट एक थोड़ा सा ये कर रही हूं मैं, रिवीजन हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मसल is cardiac muscle. As the name shows, these muscles are only present in the heart. Cardia यानी heart होता है. So muscles of these tissues show characters of both striated and non-striated fibers. यानी जो अभी हमने characters देखे striated and non-striated muscle fiber के, both can be seen in the cardiac muscles. Sarcolemma is not distinct. Sarcolemma याद है क्या है? Sarcolemma is the कवरिंग ऑफ द मसल फाइबर, ठीक है. जो अभी फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम दिया है कार्डियक मसल का, इफ दिस इज अ सिंगल कार्डियक मसल फाइबर, इसका जो आउटर कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज सार्कुलेमा. याद है ना? यस मैम. सो यहाँ पर जो सार्कुलेमा होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है. इट इज नॉट डिस्टिंक्ट. अभी डिस्टिंक्ट नहीं है इसका मतलब क्या है, जो दूसरे कार्डियक मसल्स है ना उसको ये जगह जगह पर अटैच हो जाता है. दैट इज व्हाई ये डिस्टिंक्ट नहीं दिखता है हमको. अभी ये डायग्राम देख के क्या लगेगा कि कार्डियक मसल्स जो है वो ब्रांचिंग दिखा रहा है, राइट ना. लेकिन एक्चुअल में कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड नहीं होते हैं, वो अपीयर होता है, सिर्फ दिखाई देता है ऐसा, बिकॉज ऑफ ये जो सार्कोलेमा है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है उसके वजह से, ठीक है. द एडजेसेंट मसल फाइबर्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म और टू गिव अ ब्रांच्ड अपीयरेंस टू द टिश्यू. बिकॉज ऑफ दिस हमको ये ब्रांच दिखाई देता है एक्चुअली. पॉइंट ऑफ adhesion of muscle fibers are formed by transverse thickening of sarcolemma which is called as intercalated disc. Now ये जो intercalated disc है, this is the basically ये जो फीचर है ना, ये डिफरेंशिएशन का फीचर है. मसल जो मसल्स होते हैं यानी कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड इंटरकैलेट ये तीनों जो टाइप है, इसमें अगर आपको स्पेसिमेन दिया एंड आपको पहचानना होगा कि एक नंबर का सैंपल है, एक सेकेंड है एंड एक थर्ड सैंपल है, तो इनमें से अगर सैंपल्स हमको पहचानने हैं तो कैसे पहचान सकते हैं. अगर स्ट्राइएशंस हमको दिखाई देंगे यानी स्ट्रिप्स दिखाई देंगे, इस तरीके से बैंड्स दिखाई देंगे, एक डार्क है, लाइट है, डार्क है, लाइट है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि इट इज अ स्केलेटल मसल. अगर स्ट्राइएशंस बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते देन दोज विल बी नॉन स्ट्राइटेड मसल्स. नाउ अगेन थर्ड वाला जो है यानी कार्डियक मसल जो है उसमें भी हमको स्ट्राइएशंस दिखाई देते, तो जम्बलिंग हो सकता है ना फर्स्ट सैंपल एंड थर्ड सैंपल में. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम. तो ये जम्बलिंग कम या जाएगा कैसे? ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है ना ये प्रेजेंट नहीं होता है स्केलेटल मसल में, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द कार्डियक मसल्स. इस तरीके से ये जो हमने क्या बोला कि जो सार्कोलेमा है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है,
राइट। तो इसका एंड इसका ऐसे एक साथ हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, जो एडजेसेंट मसल्स होते हैं वो एक दूसरे को, यानी ये एक मसल फाइबर है फॉर एग्जांपल यहाँ का ऊपर वाला, एंड ये दूसरा मसल फाइबर है, वो एक दूसरे को इस पॉइंट पर अटैच हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो सार्कोलेमा होगा ये दोनों मसल फाइबर्स का होगा, दैट इज वाई यहाँ पर जो सार्कोलेमा दिखेगा वो ज्यादा थिक होगा एज कंपेयर टू द अदर पार्ट। तो ऐसा जो थिकनिंग होता है सार्कोलेमा का उसको हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। समझ में आ रहा है? सो दिस इंटरकैलेटेड डिस्क कैन बी सीन ओनली इन द कार्डियक मसल फाइबर्स। क्लियर है पॉइंट? यस मैम। The junctions at places allow cardiac muscles to contract it as a unit. अभी ये जो intercalated disc है यानी क्या है कि दो मसल फाइबर्स एक दूसरे को अटैच हुए हैं, राइट। सो ये जो अटैचमेंट होता है या ये जो जंक्शंस होते हैं ये क्या, इसका फायदा क्या है या एडवांटेज क्या है? They allow the cardiac muscles to contract as a unit. यानी अगर ये मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन आगे वाला मसल फाइबर जो होगा जो उसको अटैच है बिकॉज ऑफ दिस इंटरकैलेटेड डिस्क इट विल ऑल्सो शो द कॉन्ट्रैक्शन। सो इन दिस वे इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल एज अ यूनिट, यानी सिंगल यूनिट के तरीके से उनमें कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे। एंड दैट इज इसका मतलब क्या है? इट हेल्प्स इन क्विक ट्रांसफर ऑफ स्टिमुलस, यानी यहाँ का जो स्टिमुलस होगा वो स्टिमुलस एकदम जल्दी से जल्दी इस मसल फाइबर में पास हो जाता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस इंटरकैलेटेड डिस्क। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइएटेड इनवॉलेंटरी मसल्स। अभी जब हमने स्ट्राइएटेड मसल्स यानी स्केलेटल मसल्स देखा था तो उसमें क्या देखा था कि स्ट्राइएटेड मसल्स जो होते हैं यानी यहाँ पर जो है ये जो पार्ट है स्केलेटल मसल्स या स्ट्राइएटेड मसल्स ये जो होते हैं ये वॉलेंटरी होते हैं, यानी अपने विल पर काम करते हैं। जैसे हम लोग लिम्स को मूव करते हैं या अपनी पोजीशन चेंज करेंगे बिकॉज ऑफ द विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल्स, that is the striated muscles। मतलब क्या है कि striated muscles act according to our will, that is they are voluntary, but cardiac muscles में जो striated muscles है these are involuntary muscles, मतलब हमारे will से वो काम नहीं करते। मतलब हम जब चाहेंगे हार्ट बीट बंद हो जाए या शुरू हो जाए ऐसे कभी भी नहीं हो सकता है, एक बार शुरू हुआ तो वो अपना काम करते रहते हैं, राइट। सो these muscles are involuntary in nature। some अभी एनिमल्स में हार्ट मसल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मसल्स नहीं, जो ये इम्पल्स जनरेशन होता है यानी हार्ट बीट स्टार्ट होना एंड वो कंटिन्यू रहना, ये जो प्रोसेस होती है ये दो तरीके से होती है अलग अलग। नाउ जो कुछ मैमल्स है, सम मैमल्स, इन सम मैमल्स कार्डियक मसल्स आर मॉडिफाइड आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग द इम्पल्स ऑन देयर ओन। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनमें ये जो कार्डियक मसल्स है वो खुद ही अपना इम्पल्स जनरेट करती है। जनरली क्या है ना, हमको नर्व सप्लाई की जरूरत होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हमें जो भी सेंसेशन होता है या हाथ को गर्म पानी लगा, ठंडा पानी लगा या कुछ छुभा, तो ये जो भी सेंसेशन है ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द नर्व सप्लाई, जो भी हमारे स्किन को नर्व सप्लाई होता है उसके वजह से हमको ये स्टिमुलस समझ में आता है, देन वी रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस, राइट। नाउ कार्डियक मसल्स कुछ मैमल्स में ऐसे होते हैं कि उनमें ये जो स्टिमुलस है वो अपने आप मसल में जनरेट होता है, देयर इज नो नीड ऑफ नर्व्स, और नर्व इम्पल्स की वहां पर जरूरत नहीं होती है। ऐसा जो मैमेलियन हार्ट है उसको हम बोलते हैं मायोजेनिक। मायोजेनिक, मायो यानी मसल, जेनिक यानी जनरेट करना, यानी कार्डियक मसल जब खुद का स्टिमुलस खुद जनरेट करता है देन हम उस हार्ट को बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ मैम। सो इन सम मैमेलियंस द हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर एंड अदर एनिमल्स जो होते हैं उनमें ये जो कार्डियक मसल्स है दे नीड न्यूरल स्टिमुलस, यानी नर्व का स्टिमुलस लगता है कुछ मैमल्स में
टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट। ऐसा जो हार्ट होगा उसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट, यानी जिनमें नर्व्स इम्पल्स को जनरेट करते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट। समझ में आ रहा है? ह्यूमन हार्ट जो है इट इज अ मायोजेनिक हार्ट। क्लियर हो रहा है ये दोनों पॉइंट? मायोजेनिक हार्ट क्या होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है? यस मैम। द कार्डियक मसल्स फॉर्म मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट वॉल। नाउ ये जो कार्डियक मसल्स है वो कहाँ पर, मतलब हमारा हार्ट जो है वो पूरा का पूरा कार्डियक मसल से बना हुआ है क्या? नहीं। लेकिन फिर ये कार्डियक मसल्स प्रेजेंट कहाँ पर होती है? तो जो हार्ट है उसका जो आउटर मोस्ट वॉल होता है दैट इज मेड अप ऑफ दिस कार्डियक मसल्स। उस वॉल को या उस पार्ट को हम मायोकार्डियम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। री एक्सप्लेन करना है? यस मैम, एक बार रिपीट करो ना। सी, मैमल्स में जो हार्ट होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है मायोजेनिक हार्ट एंड दूसरा होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या है? ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो अपना इम्पल्स, यानी कार्डियक मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगे वो उस मसल में खुद तैयार होता है इम्पल्स। ठीक है, ऐसे हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। अदर एनिमल्स में क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शंस का इम्पल्स है वो किसी स्टिम्युलस, नर्व स्टिम्युलस के वजह से शुरू होता है। then heart, that kind of heart is called as neurogenic heart. now ह्यूमन हार्ट अगर हम स्टडी करेंगे तो ये कार्डियक मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन क्या है? तो हार्ट का जो वॉल है, यानी हार्ट का वॉल समझ में आ रहा है? अगर टीएस हम लेते हैं, उसका सेक्शन लेते हैं, तो हार्ट का जो भी ये वॉल होगा, अगर हम थिकनिंग देख रहे हैं तो इसमें जो आउटर पार्ट होता है इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। यानी द पोर्शन ऑफ द हार्ट वॉल विच इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम। क्लियर आ रहा है? हो रहा है क्लियर? यस मैम, क्लियर हुआ। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ, प्लाज्मा ब्लड यानी क्या वो? ब्लड प्लाज्मा, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उस वक्त हमको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ना। अगर सेम ब्लड ग्रुप होगा तो ही हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट तो पता होगी ना आपको? यस मैम। मतलब अगर जनरली अदर कुछ ब्लड ग्रुप्स है जो एक दूसरे को चल सकते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी अभी क्योंकि हमको बाद में देखना भी है। लेकिन अगर किसी को है ना, मुझे एक ग्रुप है उसमें ना कोई ना कुछ हेल्प चाहिए ना, तो the next type of tissue is nervous tissue. अभी तक हमने एपिथेलियल टिश्यू कवर किया है, उसके बाद जो कनेक्टिव टिश्यू था उसके डिफरेंट टाइप्स देखे, उसके बाद मसल टिश्यू एंड मसल टिश्यू के 3 अलग अलग जो टाइप है उसका स्टडी किया। नाउ द फोर्थ टिश्यू इज नर्वस टिश्यू। नाउ नर्वस टिश्यू is made up of nerve cells and neuroglia. मैम हाँ बोलो। मैम ओनली 2 मिनट्स पॉज करो, मुझे रिचार्ज मारना है, टीवी का अर्जेंट है। अच्छा, now the nervous tissue, it is made up of 2 types of cells actually. One is the nerve cell. ठीक है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत हमने 10th में वगैरह सीखा है, अभी फिर से सीखना है। लेकिन आपको नर्व सेल क्या होता है ये पता है ना? पता है ना? हाँ मैम। सो द नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स को ही हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। एंड दूसरा जो सेल होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोग्लिया। सो nerve cells or neurons and neuroglia, they constitute a nervous tissue. क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। जो भी इम्पल्स कैरी करने का काम होता है वो काम होता है न्यूरॉन्स का या नर्व सेल्स का। लेकिन
दो नर्व सेल्स के बीच में जो पैकिंग मटेरियल होता है इट इज न्यूरोग्लिया। ठीक है, न्यूरोग्लिया का फंक्शन होता है ये जो नर्व सेल्स है उनका न्यूट्रिशन करना, ये काम होता है ओनली न्यूरोग्लिया का। एंड इम्पल्स कैरी करने का काम होता है न्यूरॉन्स का। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया क्या है? हाँ मैम। सो न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम का जो मेन फंक्शन है दैट इज टू कैरी द इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू द ग्लैंड्स और मसल्स। ठीक है, ये जो मेन फंक्शन है वो कौन करता है? ये जो नर्व्स होते हैं या नर्व सेल्स होते हैं वो करते हैं। दैट इज व्हाई नर्व सेल्स को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। क्लियर है? हाँ मैम। Neuroglial cells are non-nervous supporting cells that fill in the interneural spaces. So मैंने जैसे बोला कि पैकिंग का काम करते हैं, नर्व सेल्स को पैक करने का काम जैसे थर्मोकॉल का होता है ना, उसी तरीके का पैकिंग का काम जो है वो होता है न्यूरोग्लियल सेल्स का या न्यूरोग्लिया का। दूसरा काम होता है कि वो उनको न्यूट्रिशन जो है ना वो सप्लाई करते हैं। ठीक है, so the neuroglial cells are capable of regeneration and division but the neurons are not capable of regeneration. ये एक डिफरेंस होता है। सेल डिवीजन जो होता है ना, सेल हमको पता है ना न्यू सेल कैसी फॉर्म होती है, जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होगी एंड हमको न्यू डॉटर सेल्स मिलेंगे, राइट? नाउ नर्व सेल्स जो होते हैं उनमें सेल डिवीजन नहीं होती है बिकॉज इनमें जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है? जो फाइबर प्रोड्यूस करना, राइट? वो काम होता है सेंट्रियोल्स का। नाउ एज नर्व सेल्स डोंट हैव सेंट्रियोल्स, उनमें सेल डिवीजन नहीं होती, यानी एक बार अगर नर्व सेल डैमेज हो गया तो वो हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा। एक बार डेड हो गया तो हमेशा के लिए वो सेल खत्म हो जाएगा, उनमें डिवीजन नहीं होती है, राइट? बट ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स है उनमें सेल डिवीजन होती है। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस जो है वो समझ में आ रहा है? यस मैम। The neurons are not capable of regeneration because of the lack of centrioles. Centrioles नहीं होते, that is why they cannot regenerate or divide. Intercellular matrix is absent in the neural tissue. यानी दो सेल्स के बीच में जो मैट्रिक्स होता है वो एब्सेंट होता है नर्वस सेल्स में। न्यूरॉन इज एन इम्पल्स जनरेटिंग एंड इम्पल्स कंडक्टिंग यूनिट। जो हमको पता है कि इम्पल्स कैरी करने का एंड इम्पल्स जनरेट करने का, इम्पल्स तैयार करने का काम जो है ये न्यूरॉन्स करते हैं। दे ब्रिंग अबाउट क्विक कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। सो बॉडी में यानी इम्पल्स जब भी मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हाथ को किसी ने प्रिक किया, कुछ चुभा, तो हम हाथ जल्दी से पीछे ले लेते हैं, व्हाटएवर जो भी रिस्पॉन्स होगा वो क्विक रिस्पॉन्स होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज जो भी स्टिमुलस है वो बहुत जल्दी कैरी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स टुवर्ड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड वहां से जिस तरीके से, लेकिन ये काम मिली सेकेंड्स में होता है, दैट इज व्हाई द रिस्पॉन्स इज वेरी क्विक। दे ब्रिंग अबाउट क्विक कम्युनिकेशन। न्यूरॉन्स चेंज एक्शन पोटेंशियल ऑफ देयर मेम्ब्रेन ऑन रिसीविंग एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। ये काम फंक्शनिंग कैसे होता है उसका बोला है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज एक्साइटेबिलिटी। जैसे हमने मसल सेल की प्रॉपर्टी देखी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, उसी तरीके से नर्व सेल जो होती है उसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज एक्साइटेबिलिटी। यानी अगर बाहर का कोई स्टिमुलस टच होता है या एनी स्टिमुलस जो भी है, उसके वजह से ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा एंड दिस एक्शन पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट किया जाता है। वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो ब्रेन में जाएगा, वापस आएगा एंड क्विक स्टिमुलस मतलब क्विक रिस्पॉन्स होगा। ये जो भी प्रॉपर्टी होती है न्यूरॉन्स की उसको हम बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी, बिकॉज इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एक्शन पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? यस मैम। They also carry a wave of electric impulse from the dendron to the axon. The process, अभी ये dendron axon हम आगे जाके देखेंगे। This is called as conductivity. यानी ये जो dendrons होते हैं, ये dendrons stimulus को carry करने का काम करते हैं through the axon, इस तरीके से। Then यहाँ पर जाएगा तो carry करते हैं, conduct करते हैं। That is why second property is conductivity.
यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एक्शन पोटेंशियल, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूरॉन इज कंडक्टिविटी बिकॉज इट कैरीज द और इट कंडक्ट्स द इम्पल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? नर्व सेल की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है एक्साइटेबिलिटी एंड दूसरा प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है? देयर इज चेंज इन द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यानी अभी हम अगर बैठे हैं नॉर्मल है, मतलब कुछ लाइक कोई स्टिमुलस नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन अगर हाथ पर या गर्म पानी वगैरह या किसी गर्म चीज को अगर हम हाथ लगा लेते हैं तो ये समझ गया। कंडक्टिविटी क्या नहीं समझ में आ रहा है? फिर क्या एक्सप्लेन करना है? मैम वो का इसका लास्ट का कंडक्टिविटी। यस मैम। कंडक्टिविटी यानी जो नर्व सेल्स होते हैं दे कैरी दिस इम्पल्स, सेंसरी ऑर्गन से वो कैरी करेंगे, कहां पर लेके जाएंगे? ब्रेन की तरफ। कैरी करना यानी क्या होता है? कंडक्ट करना होता है। ठीक है ना, तो यहां से कंडक्ट करेंगे, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक वायर होती है ना, वो जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। आपने स्विच ऑन कर दिया, लाइट शुरू हो जाएगी, स्विच ऑफ कर दिया, लाइट बंद हो जाएगी, राइट? यानी वो जो भी वायर होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। ठीक है ना, अगर वायर को बीच में हम काट देंगे कहीं पर तो आपने बटन स्विच ऑन ऑफ किया तो भी लाइट नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से ये जो नर्व फाइबर होता है, ये नर्व फाइबर ये जो इम्पल्स जनरेट होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स में, वो कैरी करने के काम करते हैं। दैट इज वाई हम उसको या उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है या आप हो गया क्लियर? यस मैम, क्लियर हुआ। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमको नर्व सेल का स्ट्रक्चर सीखना है जो ऑलरेडी हमको पता है एक्चुअली। नाउ द न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ साइटोन और द सेल बॉडी। ये जो पोर्शन होता है दिस इज द क्या होता है? ये सेल बॉडी। एंड दूसरा जो होता है ये नीचे वाला, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। ठीक है ना, ये हमने सीखा है, ऑलरेडी सीखा है, याद है कुछ? नो मैम। नो मैडम, ओके ठीक है, फिर से सीखे आगे, अभी कोई प्रॉब्लम। सो इट इज मेड अप ऑफ एक्चुअली टू पार्ट्स। दिस इज साइटोन या सेल बॉडी जिसको हम बोलते हैं, एंड ये जो दूसरा पार्ट होता है जो ज्यादा इलोंगेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। ठीक है, सो ये जो सेल बॉडी है it contains granular cytoplasm called as neuroplasm and centrally placed nucleus. Okay. जो साइटोन है, साइटोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये यहाँ पर हमको एक्सप्लेन किया है। साइटोन यानी ओनली ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, जो हमको सर्कुलर या थोड़ा सा अलग से दिखता है। इसमें ये जो अंदर साइटोप्लाज्म होगा दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोप्लाज्म बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड द नर्व सेल, दैट इज व्हाई इट इज न्यूरोप्लाज्म। समझ में आ रहा है? यस मैम। नाउ साइटोन में सेंट्रली प्लेस्ड बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम, क्लियर है। नाउ इसमें ये जो साइटोप्लाज्म है उसमें बड़े बड़े से ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर डॉट डॉट्स दिखाई। ये ग्रैन्यूल्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं निसेल्स ग्रैन्यूल्स। ये ओनली नर्व सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, निसेल्स ग्रैन्यूल्स। नाउ निसेल्स ग्रैन्यूल्स जो है वो आरएनए से बनते हैं। बाकी सारा नॉर्मल सेल में जो भी प्रेजेंट है उसी तरीके से इसमें भी प्रेजेंट होता है सेल में। ओनली जो सेंट्रियोल्स होते हैं वही एब्सेंट होते हैं, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें एज यूजुअल प्रेजेंट होंगे। एक्स्ट्रा का क्या है? ये जो निसेल्स ग्रैन्यूल्स है दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूरोप्लाज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ आरएनएस।
क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। The granular cytoplasm is also called as neuroplasm and it has centrally placed nucleus. Now neuroplasm contains mitochondria, Golgi apparatus, RE यानी इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and granules called as Nissls granules. Now these Nissls granules are made up of RNA. यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है. Now cell body gives out two types of processes, namely dendron and axon. अभी ये जो सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी इस तरीके से दो टाइप के प्रोसेसेस जो होती है, प्रोजेक्शंस होती है, उनको गिव आउट करती है. ये एक है एंड मतलब इस तरीके से जो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ब्रांचिंग जैसे दिखाई देते हैं ये, और दूसरा ये एक सिंगल है जो सबसे बड़ा होता है. समझ में आ रहा है दो टाइप के प्रोसेसेस कौन से है? समझ में आ रहा है हुसैन? हाँ मैम. सो द सेल बॉडी गिव्स आउट टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. एक होता है शॉर्ट होते हैं एंड ब्रांचेस उसको दिखाई देते हैं, उनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. एंड दूसरी जो प्रोसेस है वो सिंगल होती है, जो सबसे लंबी होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन. ठीक है, यानी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, दीज आर द टू प्रोसेसेस विच आर गिवन आउट बाय द साइटोन. यहां तक क्लियर है? यस मैम, क्लियर है. Dendrons are short, branched. The fine branches of dendrons are called as dendrites. They carry impulse towards the cyton. यानी ये जो छोटे छोटे ब्रांचिंग्स दिखाई दे रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. ये अगर सिंगल होगा इसको हम बोलेंगे डेंड्रॉन, लेकिन ये एक अगर ब्रांच है तब हम उसको बोलेंगे डेंड्राइट. समझ में आ रहा है दोनों का फर्क क्या है? यानी ये जो ट्री है, ट्री यानी डेंड्रॉन होगा और ट्री के ब्रांचेस यानी डेंड्राइट्स होगी. ठीक है ना. उसका काम क्या होता है? दीज कैरी इम्पल्स टूवर्ड्स द साइटोन, यानी सेल बॉडी, इनका काम है इम्पल्स कैरी करने का टूवर्ड्स द सेल बॉडी. इस तरीके से वो ट्रेवल होता है आगे आगे जाके, इस तरीके से. क्लियर है किस तरीके से पाथवे होता है? सो इम्पल्स जो भी होगा या स्टिमुलस जो भी होगा वो डेंड्राइट्स तक आएगा, डेंड्राइट्स उसको कैरी करेंगे साइटोन में, साइटोन कैरी करेगा एक्सॉन में आगे जाके. ठीक है. हाँ मैम. नाउ द एक्सॉन इज अ सिंगल इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल प्रोसेस. एक लंबा जो होता है सिंगल होता है, इलोंगेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन. इट इज बाउंड बाय एक्सोलेमा. ये एक्सॉन जो है, एक्सॉन का जो कवरिंग होता है, जैसे हमने देखा मसल फाइबर का जो कवरिंग होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा. उसी तरीके से एक्सॉन का जो कवरिंग होगा उसको हम बोलेंगे एक्सोलेमा. क्लियर है यहाँ तक? हाँ मैम. एंड उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्म. जैसे न्यूरोप्लाज्म, नर्व सेल के अंदर का जो है, साइटोन के अंदर का, उसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म. उसी तरीके से दिस विल बी एक्सोप्लाज्म. डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? हाँ मैम. It contains large number of mitochondria and neurofibrils. So exoplasm जो होता है या axon जो होता है उसमें बहुत सारे mitochondria present होते हैं as well as neurofibrils होते हैं. Axon is enclosed. The axon is enclosed in a fatty sheet called as myelin sheath. For example, अभी मैं यहाँ पर सिर्फ ना axon का ही डायग्राम निकाल रही हूँ, बाकी का कुछ नहीं निकालूंगी. अगर ये एक्सॉन है, ठीक है, तो उसका जो कवरिंग होगा उसको हम बोलेंगे एक्सोलेमा. ठीक है. इसके बाद और एक कवरिंग होता है
जो शीट होता है, शीट लाइक, उसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। इस तरीके से होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? और ये इंटरप्टेड होता है, यानी कंटिन्यूस नहीं होता है, ये इस तरीके से होता है। ठीक है। सो द आउटर कवरिंग ऑफ माइलिन शीट इज कॉल्ड एज न्यूरिलेमा। अभी इसका जो आउटर कवरिंग होगा उसको हम बोलेंगे न्यूरिलेमा। अंदर का जो है दैट इज एक्सुलेमा। बाहर का जो होगा माइलिन शीट को कवर करके दैट विल बी न्यूरिलेमा। दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस मैम। The myelin sheath and the neurilemma are the parts of another cell which is called as Schwann cell. So ये जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं Schwann cell and उसका अपना खुद का एक न्यूक्लियस होता है अंदर। The Schwann cell shows nucleus at the periphery, साइड में होता है एकदम। The myelin sheath is absent at the intervals along with the axon. तो इस तरीके से ये जो माइलिन शीट है ये पूरा का पूरा कंटिन्यू नहीं होता है, यहाँ पर बीच में वो कट होता है, यानी इस तरीके से प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है? इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इसमें बीच बीच में इंटरवल्स होते हैं। तो ये जो इंटरवल होता है उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। दिस विल बी द नोड ऑफ रैनवियर। समझ में आ रहा है? यस मैम। अभी ये नोड ऑफ रैनवियर जो होता है उसका काम क्या होता है? हमने अभी क्या देखा कि मसल सेल्स नर्व सेल क्या करते हैं? इम्पल्स कैरी करते हैं। सबसे पहला इम्पल्स आता है डेंड्रॉइड की तरफ, राइट? यानी सबसे पहला इम्पल्स आएगा यहां पर, आएगा, देन उसके बाद वो साइटोन में आएगा, उसके बाद वो एक्सॉन में आएगा। ठीक है ना? अभी जब इम्पल्स एक्सॉन में आता है तो ये जो नोड्स ऑफ रैनवियर है, दीज आर द नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है। तो ये जो इम्पल्स होता है वो ऐसे सीधा नहीं ट्रांसफर होता, वो इस तरीके से यहाँ से जंप मार के यहाँ पर आएगा, यानी ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर आएगा, ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर आएगा, डायरेक्टली आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। तो उसके वजह से जो टाइम लगता है ना इम्पल्स कैरी करने का वो और ज्यादा कम हो जाता है। ये जो एक्शन है यहाँ से नर्व इम्पल्स जंप करता है नोड्स ऑफ रैनवियर में, उसको हम बोलते हैं साल्टेशन का प्रोसेस। ये 12th में आगे जाके आपको सीखना है, लेकिन ये अभी ध्यान में रखना है, ये भूलना नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? The termination aberration of the axon is called as टेलीडेंड्रॉन। यानी जहां पर एक्सॉन खत्म होता है उसको हम बोलते हैं टेलीडेंड्रॉन। दिस यहाँ पर एक्सॉन खत्म हो गया, सो दिस इज कॉल्ड एज टेलीडेंड्रॉन। यानी अभी हमने क्या क्या पार्ट्स देखे, फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ। साइटोन, ठीक है, दिस इज द साइटोन। साइटोन के बाद आता है एक्सॉन एंड नर्व सेल के हमने तीन मतलब पार्ट्स देखे। एक था साइटोन, यानी यहां तक का जो पोर्शन है दिस इज साइटोन। उसके बाद आता है एक्सॉन, एंड एक्सॉन जब एंड होता है तब हम उसको बोलते हैं टेलीडेंड्रॉन्स। समझ में आ रहा है ना? हाँ मैम। नाउ जो नर्व सेल है उसके 3 टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। क्या काम कर रहे हैं, उनका फंक्शन क्या है, इस हिसाब से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। एक होता है एफेरेंट, इफेरेंट एंड एसोसिएशन न्यूरॉन, या उसको हम इंटर न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। नाउ एफेरेंट न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है? दे कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे जो नर्व्स है विच कैरी द स्टिम्युलस और इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टूवर्ड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, देन दोज नर्व्स आर कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन्स। यानी एफेरेंट न्यूरॉन्स का ही दूसरा नाम क्या है? सेंसरी न्यूरॉन। समझ में आ रहा है? यस मैम। Efferent neuron, these carry impulses from brain and spinal cord towards the
इफेक्टर ऑर्गन। नाउ इफेक्टर ऑर्गन का मीनिंग यानी जो ग्लैंड्स या मसल्स होंगे उनको हम बोलते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स। नाउ the nerves which carry impulses from brain and spinal cord towards the muscles and glands or efferent organs are called as efferent neurons. समझ में आ रहा है? For example, if this is the brain, तो सेंसरी ऑर्गन्स से ब्रेन को लेके जाएंगे मैसेजेस, तो हम उनको बोलेंगे एफरेंट और सेंसरी। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से इन ऑर्गन्स को जो लेके आएगा उसको हम बोलेंगे इफरेंट, और उसी को हम बोलते हैं मोटर। अभी यहाँ पर वो वर्ड नहीं दिखाया बताया है, लेकिन उसी को हम मोटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। दोनों टाइप समझ में आ गई है? यस मैम, क्लियर है। इन दोनों में जो कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं उनको हम बोलते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन्स। ठीक है, द न्यूरॉन्स विच आर लोकेटेड बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। सो इफरेंट न्यूरॉन्स को ही हम मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। सी, these are also called as motor neurons. So इन दोनों में जो कोऑर्डिनेशन लेके आता है उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन और इंटरन्यूरॉन। These are located between the sensory and motor neurons. These perform processing, integration of sensory impulse and activate the appropriate motor neuron to generate the motor impulse. यानी ये क्या करेंगे, ये जो भी इम्पल्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को लेके जाता है उस इम्पल्स को एप्रोप्रिएट कन्वर्टिंग का काम करेगा। कन्वर्ट होने के बाद वो इम्पल्स या उसका जो आंसर होगा वो ये मोटर न्यूरॉन्स सेंसरी ऑर्गन्स को अगेन वापस लेके जाएंगे। सो दैट इज व्हाई दे क्रिएट अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज टू न्यूरॉन्स एंड हेंस वी कॉल देम एज एसोसिएशन न्यूरॉन्स। सो ये तीन टाइप अकॉर्डिंग टू फंक्शन समझ में आ गए? यस मैम। ठीक है, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, अगेन दूसरा एक डिफरेंशिएशन का क्राइटेरिया है। एक हमने देखा बेस्ड ऑन द फंक्शन, दूसरा है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तब हम उन न्यूरॉन्स को माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं, एंड इफ द माइलिन शीथ इज एब्सेंट देन वी कॉल इट एज नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। इस तरीके से दो टाइप से हम या दो तरीके से न्यूरॉन्स के टाइप्स करते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। फंक्शन के हिसाब से तीन तरीके आते हैं, कौन से? एफरेंट, इफरेंट एंड एसोसिएशन न्यूरॉन्स, एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। यहाँ तक क्लियर है? दो टाइप। यस मैम, क्लियर। ठीक है, द माइलिनेटेड और माइलिनेटेड को ही हम मेड्यूलेटेड बोलते हैं, दोनों सेम ही है, उसका सिनोनिम है। माइलिनेटेड और मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स हैव अ इंसुलेटिंग फैटी लेयर कॉल्ड एज माइलिन शीथ अराउंड। मैम ये दोनों नेम में से कोई एक नेम के तो राइट ही जाएगा ना? हाँ, राइट ही हो जाएगा, दोनों भी सेम ही है ना। अभी ये माइलिन शीथ जो होता है उसके वजह से क्या होता है, माइलिन शीथ प्रेजेंट जब होगा तो या ये जो फाइबर है वो व्हाइटिश कलर का दिखाई देगा because of the presence of myelin. So myelinated or medullated nerve fibers, they appear to be white in color. This sheath is secreted by the Schwann cell. ये sheath कौन secrete करता है? ये जो Schwann cells होते हैं ना, ये जो Schwann cells है, these Schwann cells secrete the myelin sheath around it, and which gives a white color to the myelinated nerve fiber. The sheath is not continuous. अभी ये कंटिन्यूस नहीं होता है, दैट इज वाई वहां पर वो हमको नोड्स ऑफ रैनवियर दिखाई देते हैं, राइट? नहीं, ये स्ट्रक्चर सब हमने सीखा है अभी अभी। तो माइलिनेटेड शीथ जहां पर नहीं है वहां पर नोड ऑफ रैनवियर होगा, वो कंटिन्यूस नहीं होता है। न्यूरिलेमा सराउंड्स द एक्सॉन, तो एक्सॉन को न्यूरिलेमा का कवरिंग होता है। The impulse is conducted at a faster rate in such nerve fibers because it jumps from one node to another. जैसे मैंने आपको बोला अभी कि जो नर्व इम्पल्स होता है वो बिकॉज ऑफ नोड्स ऑफ रैनवियर वो जंप करता है, एंड दैट इज वाई जो एक्शन होती है वो फास्टर होती है, वही यहाँ पर मेंशन किया है। सच ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज कॉल्ड एज साल्टेटरी कंडक्शन। समझ में आ गया साल्टेटरी कंडक्शन क्या है?
जो भी इम्पल्स होगा वो एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरी नोड ऑफ रैनवियर पर जंप करेगा, यहां से यहां जंप करेगा, यहां से यहां जंप करेगा। ये जो एक्शन होती है या ये जो कंडक्शन का टाइप होता है, इट इज कॉल्ड एज साल्टेटरी कंडक्शन। क्लियर है? यस मैम। ओके। The myelin sheath prevents loss of impulse during the conduction. Now myelin sheath की वजह से क्या होता है, ये कंडक्शन बीच में यानी बीच में टूटे ना, ये काम myelin sheath करता है। Cranial nerves of the vertebrates are myelinated. अभी कौन से nerves myelinated है वगैरह ये यहाँ पर मेंशन किया है। The cranial nerves का मीनिंग क्या है, जो क्रेनियम से आते हैं यानी ब्रेन से जो भी नर्व्स निकलते हैं उनको हम बोलते हैं cranial nerves. All the cranial nerves are myelinated nerves. Schwann cells of non-myelinated nerve fibers do not secrete myelin sheath. यानी जो नॉन माइलिनेटेड सेल्स होते हैं वो हमको ग्रे कलर में दिखाई देंगे क्योंकि वहां पर ये जो माइलिन शीथ है वो एब्सेंट होगा। माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा तो नर्व फाइबर जो होगा वो व्हाइट कलर का दिखेगा, अगर एब्सेंट होगा तो ग्रे कलर का दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। Now conduction of impulse in a non-myelinated fiber is slower as compared to the myelinated nerve fibers. अभी myelinated nerve fibers में nodes of Ranvier present होता है, that is why वहां पर जो conduction होगा वो ज्यादा fast होगा, whereas जो non-myelinated है उनमें nodes of Ranvier absent होते हैं, that is why जो impulse carry करने का काम है वो ज्यादा slow होता है। Nerve of autonomous nervous system are non-myelinated, यानी autonomous nervous system जो है यानी जो भी visceral organs है उनको सप्लाई करने वाले जो nerves होते हैं वो nerves non-myelinated होते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हमने अभी क्या देखा, cranial nerves जो है, cranial nerves are myelinated, जिनमें myelin sheath present होता है, that is why वहां पर नोड्स ऑफ रेनवियर प्रेजेंट हो गए, इम्पल्स बहुत जल्दी कैरी किया जाएगा। वेयर जो ऑटोनॉमस नर्व्स होते हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में जो भी नर्व्स आते हैं यानी द नर्व्स विच आर गोइंग टू सप्लाई टू द डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स, वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, दैट इज वाई उनका जो एक्शन होता है या इम्पल्स कैरी होता है वो बहुत स्लो होता है। The functional contact between axonal ends and dendrites of the adjacent neuron is called as synapsis. Now synapsis का मीनिंग क्या है ये बताती हूँ यहाँ पर। सी अभी नर्व सेल्स जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, अभी ये एक सिंगल नर्व सेल निकाला है यहाँ पर, दूसरा नर्व सेल जो है वो यहाँ पर होगा यानी यहाँ पर उसका साइटॉन होगा, इस तरीके से डेंड्राइट्स होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ। यहाँ पर साइटॉन होगा एंड देन यहाँ पर एक्सॉन होगा। ठीक है, तो ये साइटॉन में जो डेंड्रॉइड्स होते हैं वो यहाँ पर अटैच होते हैं, तो यहाँ पर जो जंक्शन तैयार होता है वो होता है सिनेप्टिकल जंक्शन। समझ में आ रहा है? यानी इस न्यूरॉन के ये पैर है और आगे का न्यूरॉन का सर जो होगा उसके जो डेंड्राइट्स है वो यहाँ पर अटैच होते हैं एक दूसरे को, एंड वो जो अटैचमेंट होता है, वो जो जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस और सिनेप्टिकल पार्ट। सो द इनमें यानी एक्सोनल एंड यानी एक्सॉन का एंड यानी टेलीडेंड्रॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन यानी जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसके सर के बाल, तो इनका जो भी कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्स। सिनेप्स के बारे में हमको 12th में ज्यादा और सीखना है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। थोड़ा सा ही रह गया है, क्या करूँ, कवर कर दूं? डिफिकल्टीज है